सबसे पहले तो जो लोग सुबह आए थे, बताइए मौसम कैसा था? बेहद सुहाना, ड्रिजलिंग हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ड्राइव और इतना अमेजिंग मौसम। और अभी खुशी, आई थिंक हवा चल रही है ना, तो इसलिए मौसम सुहाना। अगर सिर्फ बारिश होती है तो उसके बाद ह्यूमिडिटी हो जाती है। इतने सुहाने मौसम में खुशी क्या खाने का मन करता है? समोसे नहीं, पकौड़े, भजिया जो तो आप लाए थे। बिल्कुल, तो आप जल्द से जल्द बना के लाएं, इससे पहले कि मौसम चला जाए। तो फिलहाल मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देखिए पहले ही आज दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जताया था, जो सच भी हो रहा है। दिन की शुरुआत बारिश से हुई और ये सिलसिला रुक रुक कर जारी है। और मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ ही राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग ने राजधानी में 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार मानसून ट्रफ दिल्ली के पास आ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में बादल बरस रहे हैं। इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं और करीब 15 सितंबर तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बारिश और गरज के साथ तेज हवाओं के चलने का भी अनुमान है। मानसून अभी एक्टिव फेज में ही है, कहीं न कहीं रेनफॉल एक्टिविटी होता ही रहेगा, तो ये कंटिन्यू रहेगा। अभी ऐसा सच कोई सिनेरियो नहीं है कोई वीक मानसून का या विड्रॉल का। दिल्ली में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। दिल्ली में अब तक 913.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो मानसूनी बारिश से काफी ज्यादा है। सितंबर में 80 mm बारिश हो चुकी है। इस महीने की औसत बारिश 123 mm है। पूरी संभावना है कि अगले 3 दिनों में होने वाली बारिश से इस महीने भी औसत से ज्यादा बारिश हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बारिश हो रही है। दरअसल उत्तरी मध्य प्रदेश पर निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले कई दिनों तक बारिश की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा के कई जिलों यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नूह और हुडल जिलों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, बुलंदशहर और अमरोहा जिलों में भी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते बीते 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। सागर, दमोह, रायसेन और छतरपुर जिलों में तेज बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद बारिश में कमी आने की संभावना है। उत्तराखंड में तेज बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों से उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है। नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं लोअर कुमाऊं और गढ़वाल के हैं, जैसे नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार या बागेश्वर जनपद है, वहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो इधर के लिए जो है रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि जो अन्य जनपद हैं जैसे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, वहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। तो इन जो है जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीते 2 दिनों से पहाड़ों में रुक रुक कर हो रही बारिश का असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी पड़ रहा है। बारिश होने से बार बार यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ मंदिर के पीछे की चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। ये चोटियां बर्फ से सफेद हो गई हैं और चांदी की तरह चमकने लगी है। चोटियों पर बर्फबारी के बाद धाम में ठंड भी बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बीते 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। यहाँ की भामरागढ़ तहसील में हालात बेहद खराब बने हुए हैं। ऐसे में यहाँ एक गर्भवती महिला की डिलीवरी तो अस्पताल में हो गई, मगर रेयर ब्लड ग्रुप होने से उससे अतिरिक्त खून मिलने में दिक्कत आ रही थी। बिल्कुल, ऐसे में महिला की मदद के लिए की गई एक मानवीय पहल की खूब सराहना हो रही है। कैसे गढ़चिरौली पुलिस प्रशासन ने इस महिला की जिंदगी को खतरे से बाहर निकाला, इस रिपोर्ट में जानिए।
महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के इस ग्रामीण अस्पताल में भर्ती मंतोषी गजेंद्र चौधरी, जिनको मां बनने का सुख तो मिला, लेकिन शरीर से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी तो खून की कमी हो गई। ऐसे में अस्पताल में अतिरिक्त खून की थैली न होने से मंतोषी की हालत खतरे में थी। लेकिन मंतोषी को उसकी हालत से उबारने के लिए प्रशासनिक मशीनरी की एक मदद काफी सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल यहाँ की भामरागढ़ तहसील में ये अस्पताल है। इन दिनों मूसलाधार बारिश से इलाके के हालात क्या हैं, तस्वीरें आप बयां कर रही हैं। यहाँ तक कि भामरागढ़ का संपर्क बाकी जगहों से 3 दिन से कटा हुआ है। ऐसे में बीती 9 तारीख को बाढ़ से जैसे तैसे निकलकर आई मंतोषी की डिलीवरी तो हो गई, मगर एक बैग खून चढ़ाने के बाद जब दूसरे ब्लड बैग की जरूरत पड़ी तो अस्पताल में दुर्लभ O नेगेटिव ब्लड बैग का सीमित स्टॉक था, जो खत्म हो गया। उसको प्रसूति पश्चात रक्तस्राव ज़्यादा होने की वजह से उसको खून की बहुत ज़रूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव, जो काफ़ी रेयर होता है, वो पूरे ज़िले में एक ही ब्लड बैग थी। लेकिन ये चीज़ हमने हायर अथॉरिटी को बताई थी। मंतोषी की हालत नाजुक थी। ऐसे में अस्पताल स्टाफ ने अतिरिक्त ब्लड बैग के लिए गढ़चिरौली प्रशासन और पुलिस से संपर्क किया तो अधिकारियों के सामने भी मौसम की मौजूदा हालत बहुत बड़ी रुकावट थी। न सड़क से न हवाई सेवा हो पा रही थी, सो इंतजार किया गया बारिश के रुकने का। आखिरकार गढ़चिरौली के आसमान से बरस रहे बादल थमे तो पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने बगैर वक्त गंवाए पुलिस बल का हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया और सुबह हेलीकॉप्टर से ब्लड बैग भामरागढ़ के इस अस्पताल में पहुंचाकर मंतोषी को एक नई जिंदगी दिलाई। इस नेक पहल में स्थानीय प्रशासन की भी अहम भूमिका रही। ये निर्णय लिया कि इस पेशेंट को B नेगेटिव ब्लड जो लगाना है, उसकी जो बॉटल है वो बाहर से यहाँ पे मंगाई गई। उसकी सिर्फ एक ही बॉटल गढ़चिरौली पे उपलब्ध थी। हमने माननीय जिलाधिकारी श्री संजय जैनेश्वर, श्री नीलोत्पल, माननीय पुलिस अधीक्षक इससे इस बारे में वार्तालाप करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि चॉपर के जरिए इस रक्तगढ़ की जो बॉटल है उसको भामरागढ़ में पहुंचाया जाए। जाहिर है बाढ़ संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग की तत्परता और प्रशासनिक मशीनरी ने एकजुट होकर मंतोषी के लिए जिस तरह से एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप की व्यवस्था की, उसकी हालत को खतरे से बाहर किया, वो काबिले तारीफ है। यही वजह है कि इस मानवीय पहलू पर प्रशासनिक मशीनरी की कामयाब कोशिश की चर्चा आज हर तरफ हो रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से वेंकटेश दुडमवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते नजर आते हैं। आज उन्होंने पेरिस पैरालंपिक से लौटे खिलाड़ियों से मुलाकात की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक दल के हर सदस्य का हौसला बढ़ाया। चाहे जिसने मेडल जीता या नहीं जीता, प्रधानमंत्री से मिलने से पहले खिलाड़ियों में काफी एक्साइटमेंट देखा जा रहा था, तो मिलने के बाद वो बेहद खुश रहे। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है और जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की। पेरिस पैरालंपिक में इतिहास रचने के बाद आज भारतीय दल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचा। यहां पीएम मोदी एक एक खिलाड़ी से मिले। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने साथ लाए गिफ्ट भी उन्हें भेंट किए। प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों के मेडल पर कुछ लिखते भी नजर आए। पेरिस पैरालंपिक से लौटे इन खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद भी किया। मेडल आने के बाद में जब मैं उनसे पर्सनली मिली, मैंने उनको मेरा जो फर्स्ट टारगेट था, जिसके ऊपर मैंने पहली बार 10.9 शूट किया था, वो टारगेट गिफ्ट किया। उन्होंने उसको बहुत ही शालीनता से एक्सेप्ट किया और मेरे बच्चों के बारे में पूछा। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में हर एक चीज़ पता है। वो हमसे उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आई कि वो हमारे बारे में अच्छे से जानते हैं। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी से जब मिले तो एक तो मैंने उनको अपना एरो गिफ्ट किया जो वहाँ पे मैंने चलाए थे, और मुझे मिलते ही उन्होंने मुझसे कहा कि हरविंदर, आप खेतों में प्रैक्टिस करते थे और आपने देश के लिए मेडल जीता। क्योंकि कोविड के दौरान की मेरी फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रही थी कि जब खेत में प्रैक्टिस कर रहा था, उसके बाद दूसरी फ़ोटो सीधा पेरिस में मेडल जीता। तो
प्रधानमंत्री जी से हौसला अफजाई मिली, इस चीज़ की बहुत खुशी है और आज उन्होंने हमारी पूरी टीम को बधाई दी इस जीत की। मेरा मेडल नहीं आया, मेरा हार्ड लक था, पर सर से बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हार जीत एक अलग मैटर है, पर हमें पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करना है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी से मिलने जाते वक्त बस में भी इन खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। एरो सिटी के होटल से जब ये खिलाड़ी पीएम आवास के लिए निकले तो ये मुलाकात को लेकर पूरे जोश में दिखाई दिए। आखिर हो भी क्यों ना, इसके पीछे की वजह खिलाड़ियों ने खुद बताई। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और जब हम पहले गेम खेलने जाते भी हैं तो उससे पहले भी पीएम सर हमसे पर्सनली बात करते हैं सबसे, तो एक मतलब खिलाड़ियों को बहुत स्पेशल फील कराते हैं। शायद इसलिए ही इतनी सपोर्ट मिल रही है हमें और इसे मेडल टैली बढ़ रही है। 29 मेडल आए हैं, मतलब अनबिलीवेबल मेडल। तो सर ये सब वहीं से ही सपोर्ट है, नींव वहीं से ही रखी गई है, वही नींव है और हम सब अभी बढ़ रहे हैं आगे। बहुत ज्यादा खुशी होती है कि प्राइम मिनिस्टर आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करे और काफी बातचीत होगी, आगे के लिए भी मोटिवेट होंगे, तो वो चीज हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्पार्क भर देती है और आगे जाके हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में भारतीय एथलीट्स ने रिकॉर्ड 29 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई करते रहे हैं। पेरिस ओलंपिक से आने के बाद भारतीय दल से भी वो मिले थे। ठीक उसी तरह आज पैरालंपिक दल से भी प्रधानमंत्री मोदी मिले, जो खिलाड़ियों के लिए बूस्टर डोज का काम करता है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पेरिस पैरालंपिक में शूटिंग की गोल्डन गर्ल कही जाने वाली अवनी लेखरा ने 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड जीता है। अवनी राजस्थान से आती हैं। अवनी जीत का श्रेय अपने परिवार के साथ सरकार को भी देती हैं। अवनी का कहना है कि पेरिस जाने से पहले प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से बात करके उनका हौसला बढ़ाया था और जब अवनी ने देश के लिए मेडल जीता तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन करके बधाई दी थी। 2 पैरालंपिक गेम में बैक टू बैक 2 गोल्ड जीतने वाली अवनी देश की सबसे कामयाब पैरा एथलीट है। देखिए अवनी के साथ हमारी सहयोगी नीतू झा की एक्सक्लूसिव बातचीत। इंडियन पैरा ओलंपिक की गोल्डन शूटिंग गर्ल जिन्हें कहा जाता है, अवनी लखेड़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अवनी, बहुत बहुत बधाई, आपने देश को गोल्ड मेडल दिया है शूटिंग में। थैंक यू। ये बताइए, गोल्ड मेडल जीतना और वो भी ओलंपिक जैसे खेल में, कैसा अनुभव रहा आपका और अब जब गोल्ड जीता है तो कैसा महसूस कर रही है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरा सेकेंड टाइम था तो एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट था। इस बार हम पेरिस से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स आउटसाइड रह रहे थे, तो इट वाज काइंड ऑफ सिमिलर टू वर्ल्ड कप फीलिंग बिकॉज वी वर इन अ डिफरेंट प्लेस, बट या स्टिल द नर्व्स वर देयर। जब आप रेंज पे जाते हो तब तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा था एंड या आई एम हैप्पी दैट आई वाज एबल टू विन अनदर गोल्ड फॉर द कंट्री। देखिए, ओलंपिक पे हम सबकी निगाहें थी, फिर पैरा ओलंपिक आया और जब गोल्ड की छड़ी सी लगने लग गई और इतने मेडल्स हमने वहां जीते, तो मुझे लगता है कि देश अब संतुष्ट तो है ही और बहुत खुश भी है। जब आप लोग मेडल वहां जीत रहे थे तो जश्न हम लोग यहाँ मना रहे थे। अवनी, आपको गोल्डन गर्ल कहा जाता है शूटिंग का, ये एक बहुत बड़ा खिताब है और मुझे लगता है जब कोई भी खिलाड़ी खेलता है तो वो ये उम्मीद से खेलता है कि मैं गोल्ड जीतूं। गोल्ड जीतना, और कैसी तैयारी थी, क्या एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा था एक्चुअली। टोक्यो के बाद से जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर रही है, बट आई वाज एबल टू कंसंट्रेट ऑन माय प्रोसेस एट दैट टाइम और वही ऑलमोस्ट सिमिलर टीम थी मेरी, सेम कोच, सेम फिजियो, मम्मा के साथ गई थी, तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ होल टीम एफर्ट, तो आई एम हैप्पी। आखिरी सवाल, पीएम ने बधाई तो अब तक दे ही दी होगी और मैसेज आ गया होगा, कॉल आ गया होगा उनका, पीएम को कुछ कहना है या पीएम ने आपको कुछ ऐसा कहा जो दिमाग में है, मेमोरेबल है?
डेफिनेटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट और इंस्पिरेशन रहती है हमारे लिए, बट जब भी हम लोग जाने से पहले भी गए थे तो तब भी उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करा था। इनफैक्ट मेडल के बाद भी उनका कॉल आया, तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें जो सर करते हैं उससे सारे एथलीट्स को मोटिवेशन मिलता है कि वो और अच्छा करें जाके। धर्मवीर ने पैरालंपिक में भारत के लिए हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा के धर्मवीर का ये तीसरा ओलंपिक था जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। डिसेबिलिटी पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2012 में एक हादसे में उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन फिर उनके पैरालंपिक के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने खेल की ओर अपना ध्यान लगाया और देश के लिए कई मेडल जीते। इस बार भारत की जो मेडल टैली थी वो वाकई में काबिले तारीफ थे। इस वक्त मेरे साथ गोल्ड विजेता कहूंगी मैं, धर्मवीर जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर और हमारे इंडिया टुडे ग्रुप पर। ये बताइए, आपको हम देख रहे हैं, आप इतने यंग दिख रहे हैं और अभी आपने बताया 3 बार आप पैरा ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। सबसे पहले तो बधाई, और अब गोल्ड जीता, कैसा लगा? थैंक यू मैम। देखिए, बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है। मेरे हिसाब से कोई भी प्लेयर हो उसका एक ही सपना होता है कि भाई एक ओलंपिक में मेडल होना चाहिए, और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि भाई गोल्ड के साथ उन्होंने हमको यहाँ भेजा है, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। अच्छा, आपने जिस दिन गोल्ड जीता था उस दिन हमें एक और गोल्ड मिला था। 4 सितंबर को हमें 2 गोल्ड मिले। तो जब हम गोल्ड जीतते हैं तो उसके बाद की जो फीलिंग होती है वो ऐसा लगता है कि हमने देश के लिए कुछ किया है। और आप तो लगातार, ये आपका तीसरा ओलंपिक था, मुझे लगता है जब घर वापस अपने जाते होंगे तो बड़ी प्राउड फीलिंग होती है। हाँ, देखिए, जब वापस हम अपने देश में लौटे तो एयरपोर्ट पे देशवासियों का और गाँव वासियों ने भी मतलब ऐसा एक सम्मान समारोह कर रखा था, तो वहाँ पे लोगों का प्यार और मान सम्मान देखकर मुझे ये लगा कि मतलब हाँ, डिसेबिलिटी तो हुई, लेकिन वो देखकर ये लग रहा था कि भाई उस जख्म पर आज मलहम लग रहा है। अच्छा, क्योंकि वैसे तो हम डिसेबिलिटी पे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जब आप गोल्ड लेकर आते हैं तो डिसेबिलिटी बचती ही नहीं है, लेकिन जंप और आपने इसे कैसे कनकर किया है? क्योंकि मुझे लगता है लंबी प्रैक्टिस भी होगी सर, क्योंकि लंबी छलांग लगाना आसान नहीं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैंने 2014 में गेम स्टार्ट किया था और 2015 में मैंने पहला नेशनल खेला था जहाँ पे मेरे 2 ब्रोंज मेडल आए थे, और 1 साल के अंदर ही 2016 में रियो पैरालंपिक्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम तक इतने कम टाइम में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाला मैं पहला ही प्लेयर था। तो मेडल की जहाँ तक बात है तो देखो, रियो में तो मैं सच बताऊंगा इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी कि मेडल आ जाए, लेकिन टोक्यो में मैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ गया था, लेकिन हार्ड लक वहाँ पे मेरा मेडल मिस हो गया, नहीं हो पाया। तो लेकिन इस बार ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया और किस्मत ने साथ दिया, इस बार गोल्ड मेडल के साथ आए हैं। चलिए, अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के यश दयाल का बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पहले टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। बेटे की इस कामयाबी पर पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है। यश दयाल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं। माता पिता को भरोसा है कि बेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन करेगा और देश का मान बढ़ाएगा। और इस साल आईपीएल में भी यश दयाल का शानदार प्रदर्शन रहा। 14 मैचों में से 15 विकेट चटकाकर रश रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे और लगातार अच्छे प्रदर्शन का उन्हें अब ये बड़ा इनाम मिला है। प्रयागराज के इस घर में खुशियों की बहार है, क्योंकि इनके लाडले का यश अब हर ओर फैल रहा है। यश दयाल को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जगह मिली है। जाहिर है पूरा परिवार यश की कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहा है। अब सबको उस पल का इंतजार है जब यश टीम इंडिया में टेस्ट डेब्यू करेंगे। बहुत ज्यादा खुशी है। जो मैं अगर इंडिया खेलता, मेरा भी सपना था, तो जो खुशी मुझको अपने खेलने में मिलती, वो बेटा आज सिलेक्ट हुआ, तो उसमें मैं अपने जो खुशी बयान नहीं कर सकता शब्दों में। बहुत ज़्यादा बधाइयाँ मिल रही है और एक्साइटमेंट तो जिसका कुछ
वो है ही नहीं अंत कि हाँ कितना, मतलब ये लगता है कि बस आज का दिन या आज जो कल रात को जो ये मैसेज जो मिला, जो तो लगता है कि ये खत्म ही ना हो, मतलब चलता ही रहे पूरा। इससे पहले दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भी यश दयाल का भारतीय टीम में चयन हुआ था, लेकिन मांसपेशियों में चोट के कारण वो नहीं खेल सके थे। हालांकि आईपीएल में यश दयाल अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं। इस साल वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। उन्होंने सीजन में 14 मैचों में 15 विकेट चटकाए थे। बहरहाल परिवार को उम्मीद है कि यश दयाल टीम इंडिया के लिए भी शानदार प्रदर्शन करेंगे और उनकी कामयाबी का सिलसिला जारी रहेगा। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां रामगढ़ ताल की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। रामगढ़ में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनके तैयार हुआ है। इसमें सभी प्रकार के खाने का पर्यटक स्वाद लेने पहुंच रहे हैं। तो पानी पर चलता फिरता 3 फ्लोर का रेस्टोरेंट बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। 15 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन हो सकता है। कैसा है पानी पर चलता फिरता ये रेस्टोरेंट, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र में है। आपको बता दें कि यह वही रामगढ़ ताल क्षेत्र है जहां पहले 2017 से पहले अगर बात करें तो लोग यहां पे शाम को आने में डरते थे, लेकिन जब से 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागडोर संभाली है प्रदेश की, उसके बाद इस पूरे रामगढ़ ताल की सूरत ही बदल गई है। आपको बता दें कि इससे पहले रामगढ़ ताल में क्रूज तो चलता ही था, अभी एक नई उपलब्धि गोरखपुर में जुड़ गई है। ये आप देख सकते हैं फ्लोट, जो कि चलता फिरता जो फ्लोट रेस्टोरेंट है, जो कि सीप ताल के बीचों बीच में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन बहुत जल्द होने वाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। हमारे साथ बात करने के लिए इस फ्लोट के ओनर आलोक अग्रवाल जी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या आप ये योजना कैसे है, पहली बात अगर आप बताना चाहें। ये योजना बेसिकली जीडीए की योजना थी और इसको पर्यटन स्थल की तरह डेवलप करने के, इसको ग्रो करने के लिए, मतलब इस झील को सुंदर बनाना, इस झील को और मतलब लोगों को इकट्ठा करना, पर्यटकों को और बुलाना, उसी के तहत ये जीडीए ने स्कीम बनाई थी। और जीडीए की स्कीम में हम लोगों ने टेंडर को भर के इस प्रोजेक्ट को लिया। कितनी लागत आई है अगर इस रेस्टोरेंट की? लगभग 15 करोड़ के आसपास। 15 करोड़ जी। ये कितने मंजिल का है यहाँ पे? ये आप अभी इसके ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ये छत है। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं हैं आपके इस रेस्टोरेंट में? इसमें सबसे पहली सुविधा ये कि भारत का पहला फ्लोटिंग फूड कोर्ट है। अच्छा, पहला तो इतना बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट नहीं है। ओके, सबसे बड़ा यही है। उसके बाद फ्लोटिंग फूड कोर्ट ये भारत का पहला है। इसमें हर तरह की कुजीन, मल्टी कुजीन्स है। आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, हर तरह की कुजीन्स के आप देखेंगे काउंटर्स अलग अलग बने हुए हैं और बहुत ही सस्ते, यानी कि बहुत ही चीप प्राइसेस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस। अफोर्डेबल नहीं, चीप प्राइसेस हम कहेंगे। एक आम आदमी, सामान्य वर्ग का आदमी आराम से आए, वो बाहर से क्यों देख के घूमते हुए ना आप ये सोच के जाए ये महंगा है तो हम इसमें नहीं जा सकते। हमने ये पूरी कोशिश की है कि इसमें हर आदमी आए, शहर का हर एक वो आदमी आए और हर वो आदमी इसको देखे। रेस्टोरेंट कुल 3 मंजिला बनाया गया, जिसमें वेज सेक्शन को अलग किया गया, नॉन वेज सेक्शन को भी अलग किया गया। साथ ही साथ इसमें प्राइसेस की इन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि अफोर्डेबल प्राइस रखा, जिससे एक आम आदमी भी इस फ्लोट का आनंद उठा सकता है। तो रवि गुप्ता, जीएनटी के लिए गोरखपुर से। खुशियों से भरा उत्सव मनाइए, भूल जाइए गिले शिकवे सारे, एक दूसरे संग खुशियां बांटिए। और हम तो यही कहेंगे कि खुशी हमारी जिंदगी के वो पल हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, इसलिए खुशियों को खुद से कभी दूर मत रखिए। बिल्कुल, क्योंकि खुशियों के रूप में ही ये लम्हे हमारी जिंदगी में मेहमान की तरह आते हैं और हमारे ना चाहने के बावजूद भी गुजर जाते हैं। तो खुशियों का ये संसार आपके जीवन में लाए खुशियां अपार, यही हमारी दिल से दुआ है। आप हर साल मनाएं अपने अपने तीज त्योहार। बिल्कुल, और वैसे भी खुशियां मनाने के लिए हम आपके साथ हैं ना। तो कल शाम 5 बजे फिर होगी मुलाकात, गर्मा गर्म चाय और ढेर सारी खबरों के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।